हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 22वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। श्री ने रणविजय की तरफ देखा और फिर उसके पास बैठते हुए बोली, रणविजय क्या हुआ? रणविजय ने श्री के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या इस चोट की वजह से तुम परेशान हो या बात कुछ और है? रणविजय की बात सुनकर श्री ने नज़र चुराते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस वो तुम्हारी चोट देखी तो इसलिए थोड़ा डर गई। रणविजय ने कहा, नहीं श्री, बात तो कुछ और है। क्या फिर से किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? श्री कुछ कहने ही वाली थी तभी उसके कान में उस शख्स की आवाज़ आई, इस फ़ोन कॉल के बारे में अपने पति को कुछ मत बताना, वरना उसके साथ और भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। श्री अब ना चाहते हुए भी रुक गई और छोटी सी और फेक स्माइल के साथ बोली, कुछ भी नहीं रणविजय। फिर रणविजय के सीने पर सर रखते हुए बोले, बस तुम्हारे लिए डर लग रहा है कि कोई तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। रणविजय ने स्माइल करते हुए श्री के बालों में हाथ फेरा और कहा, कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता है, बल्कि तुम खुद भी नहीं। अगर तुम भी मुझसे दूर होना चाहोगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा श्री। श्री ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ रणविजय, अगर मैं भी तुमसे दूर होना चाहूँ तो तुम मुझे कभी खुद से दूर मत होने देना। चाहे मुझे डांट लेना, फटकार लेना, मुझ पर गुस्सा करना, पर कभी भी मुझसे दूर मत होना। फिर सीधी बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? रणविजय ने अपनी पलकें झपकाई और श्री उठकर रूम से बाहर चली गई। श्री ने रणविजय को खाना खिला दिया था और साथ में मेडिसिन भी दे दी थी। मेडिसिन के असर से रणविजय अब गहरी नींद में सो चुका था। श्री काफ़ी देर तक रणविजय के पास ही बैठी रही, उसका हाथ पकड़े हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक साथ 2-3 मैसेजेस की रिंगटोन आई, जिसे देखकर श्री के चेहरे पर थोड़ी परेशानी वाले भाव आ गए। उसने एक बार रणविजय की तरफ देखा जो अब सो चुका था। श्री ने रणविजय को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चली गई। उसने मैसेज के नोटिफिकेशन ओपन किया। ये नोटिफिकेशन एक नंबर से था, जिसे देखकर श्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी। कुछ ही देर में इस नंबर से कॉल आने लगा। श्री ने जल्दी से कॉल पिक किया और कान पर लगाते हुए कहा, ये तुमने ही करवाया है ना? तुमने ही मेरे पति पर हमला करवाया है ना? तो सामने से पहले तो वो शख्स जोर से हंसा और फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, वाह श्री, तुम तो मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा समझदार निकली। वैसे हाँ, ये महान काम मैंने ही करवाया है। तो कैसा लगा मेरा डेमो? श्री ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रणविजय को चोट पहुंचाने की? सामने से उस शख्स ने कहा, जो कि अभय रायचंद था। हिम्मत तो मुझ में बहुत है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें अगला ट्रेलर भी देखने को मिल ही जाएगा। इस बार गोली रणविजय के बांह को छूकर नहीं जाएगी, सीधा उसके सीने में जाएगी। और तुम जानती हो ना श्री, फिर क्या होगा? ये सुनकर श्री के हाथ कांपने लगे। वो घबराई हुई आवाज़ में बोली, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सामने से अभय ने कहा, बिल्कुल, मैं ऐसा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, अगर तुम मेरी बात मानोगी। अगर अब तुम्हें मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, चुपचाप उस एड्रेस पर मुझसे मिलने आओ, ताकि हम आगे की बात कर सकें। और हाँ, इस बारे में अपने पति को मत बताना, क्योंकि तुम तो उसे जानती हो ना, वो चुप तो बैठेगा नहीं, लेकिन मेरे हाथों से मर ज़रूर जाएगा। श्री कुछ कहने ही वाली थी कि तभी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। श्री ने खाली नज़रों से अपने फ़ोन की तरफ देखा और वहीं धम से काउच पर बैठ गई। उसका सर अब जोर से फटने को आ रहा था। उसके दिमाग में अभय की कही हुई बातें गूंज रही थी। हालांकि श्री नहीं जानती थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ अभय रायचंद है। आखिर में श्री ने परेशान होकर अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ नायरा, जो अभय के सामने ही बैठी हुई थी, उसने पूछा, क्या वो आएगी? अभि ने बड़ी एटीट्यूड के साथ कहा, ज़रूर आएगी, आना पड़ेगा। अपने पति की जान बचाने के लिए उसे आना पड़ेगा नायरा, क्योंकि धीरे धीरे अब वो मेरी जाल में फंसती जा रही है। नायरा ने कहा, पर ऐसा करके तुम जानते हो ना कि तुम रणविजय से पंगा ले रहे हो। अगर रणविजय को इसकी जरा से भी भनक लगी ना अभय, तो वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अभय ने हंसते हुए कहा, बताएगा कौन? बुश्री, जो खुद इस बात से अब डरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो बताने वाली है, पर रणविजय को तुम कम मत आंखों श्री, उससे ज़्यादा दिन तक ये बात छुपा भी नहीं पाएगी। रणविजय बहुत शातिर है, वो पता लगा ही लेगा, नायरा ने कहा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी नायरा। श्री उस वक्त मेरे साथ होगी और मैं श्री को वहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ रणविजय कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ये कहते हुए अभय के फेस पर एक साथ राना मुस्कान आ गई। वहीं नायरा भी अभय की बात का मतलब समझ चुकी थी। अमन का मेंशन।
अमन कॉल पर किसी से बात कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों से आ रही आस्था पर जाकर टिक गई। या कह सकते हैं कि उसे देखकर अमन थम सा ही गया, क्योंकि आस्था ने इस वक्त एक लाइट येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अपने बालों का जोड़ा बनाए और उस पर गजरा लगाए हुए आस्था बहुत ही क्यूट लग रही थी। आस्था ने अपने आगे की बालों को थोड़ा सा खुला ही छोड़ा हुआ था और उन बालों की लटों से आस्था के चेहरे की खूबसूरती और भी उभर गई थी। कानों में छोटे छोटे झुमकियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और आंखों में काजल, गले में अमन का पहनाया हुआ मंगलसूत्र। आस्था अपनी साड़ी की प्लेट और पल्लू को ठीक करते हुए नीचे उतर रही थी। शायद आस्था ने अपने पैरों में पायल पहनी हुई थी, जिसकी छम छम की आवाज़ एक अलग ही तरह का मधुर संगीत बिखेर रही थी। अमन तो जैसे भूल ही गया था कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। वहीं सामने वाले शख्स हेलो हेलो किए जा रहा था। आस्था आकर अमन के सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? पर अमन जैसे अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। आस्था ने जब अमन को अपनी बात का जवाब देते हुए नहीं सुना तो अपने हाथों में पहने ही मैचिंग चूड़ियाँ उसके सामने खन खनाते हुए कहा, ओए हेलो, कहाँ खो गए? बताओ ना कैसी लग रही हूँ। वही चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ से अमन जैसे अपने होश में वापस आया और तभी उसे ध्यान आया कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने सामने वाले से कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर अमन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर आस्था को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आज क्या मेरी जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा आस्था? आस्था ने हंसते हुए कहा, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से तैयार होने से मैं तुम्हारी जान ले लूँगी? अमन ने अपना हाथ आस्था की कमर पर रखा और एक झटके से अपने करीब कर लिया। आस्था अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से अमन को देखने लगी। अमन आस्था को देखकर थोड़ा रोमांटिक हो रहा था। उसने आस्था के गाल पर आ रही बालों की लट को हल्का सा साइड में करते हुए कहा, अब क्या जान लेने का इरादा है मेरी? आस्था ने शर्माते हुए अपनी नज़र दूसरी तरफ की और कहा, भला भला मैं तुम्हारी जान क्यों लेने लगी? अमन ने हल्का सा आस्था के कानों की तरफ झुकते हुए काफ़ी मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, इस साड़ी में बिल्कुल कहर लग रही हो। सच कहूँ तो मेरी नीयत खराब हो रही है तुम पर। अमन, तुम भी ना, कहकर आस्था ने अमन को धक्का दिया और जैसे ही वहाँ से जाने लगी, अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। अब आस्था की बैक अमन की सीने से लगी हुई थी। अमन ने अपनी बाहें आस्था की नाजुक कमर में लपेटी और उसकी नेक को स्पिन करते हुए कहा, शादी हो चुकी है हमारी। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पति को कुछ ज़्यादा ही वेट करवा रही हो और हमें इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहिए? आस्था अमन की गर्म सांस अपनी नेक पर महसूस कर पा रही थी, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद अपने अंदर एक गुदगुदी का एहसास हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अमन के हाथ पर रखे और बड़ी मुश्किल से कहा, अमन मत करो ना। अमन ने हौले से आस्था के नेक को किस करते हुए कहा, हर बार तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा आस्था। पति हूँ तो तुम्हारे करीब आने का हक तो बनता है ना। ये कहकर अमन ने झटके से आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। आस्था ने गिरने की डर से अमन के गले में अपनी बाँह डाली और अपना सिर अमन के सीने में छुपाते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा था कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, पर तुम तो। अमन सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ अब क्या करूँ, तुम्हें देखकर मेरा मूड फ़िलहाल कुछ और करने का हो रहा है। आस्था ने अमन के सीने पर मारते हुए कहा, पर मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो अमन ने हंसते हुए कहा, तो मैं तैयार कर दूंगा। अब इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि तुम्हारे कहने से रुक जाऊँ। अमन की बात से आस्था शर्मा गई और उसने अपना सर अमन के सीने में छुपा लिया। अमन उसे अपने रूम में लेकर आया और रूम का डोर बंद करते हुए बेड की तरफ बढ़ गया। उसने आस्था को बेड पर आहिस्ता से लिटाया और उसके ऊपर आते हुए कहा, आई नो तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है आस्था, और तुम भी मुझे पसंद करती हो। आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, ऐसा किसने कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा। तो अमन ने कहा, मुझे सब दिखता है, मेरी आंखों में देख कर कहो कि कोई फीलिंग्स नहीं है। आस्था ने अमन की आंखों में देखा और कुछ पल देखते ही रह गई। अमन भी लगातार आस्था की आंखों में ही देख रहा था। वो साफ देख पा रहा था कि आस्था की आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार है। भले ही आस्था ने कभी भी जुबान से इस बात को कबूल ना किया हो, लेकिन आस्था की हर हरकत यही तो दिखाती थी। अमन ने आस्था की फोरहेड को किस करते हुए कहा, जब प्यार दोनों के दिल में है तो फिर ये दूरियां क्यों? इन दूरियों का हमारे बीच में कोई काम नहीं है। आस्था ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, पर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें बताया ना, मुझे घबराहट हो रही है। अमन तुम हटो। अमन ने आस्था के गाल पर किस करते हुए कहा, और मैंने भी तुम्हें कहा ना कि अब मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा, क्योंकि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। ये कहकर अमन ने आस्था आस्था आहिस्ता से आस्था के एयर लॉब्स को किस कर लिया, जिससे आस्था को पूरी बॉडी में एक अलग ही तरह की गुदगुदी का एहसास हुआ और उसने कसकर अमन की शर्ट को पकड़ लिया। अमन धीरे धीरे आस्था की नेक पर किस कर रहा था।
वहीं आस्था आंखें बंद किए अमन की हर छुअन को महसूस कर रही थी। उसका चेहरा भी अब गुलाबी होता जा रहा था और उसके होठे पर इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल थी। अमन को इस वक्त आस्था के होंठ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, क्योंकि उसके होठों पर सजी वो प्यारी सी मुस्कान अमन को अपनी तरफ खींच रही थी। अमन ने बिना देरी के आस्था के होठों पर अपनी होंठ रख दिए और उसे बड़े ही शिद्दत के साथ चूमने लगा। आस्था ने भी अमन को रोका नहीं, लेकिन हाँ, वो उसका साथ भी नहीं दे रही थी, लेकिन वो अमन की किस को फुल एंजॉय कर रही थी। अमन का हाथ अब धीरे धीरे आस्था की पूरी बॉडी को सहला रहा था। उसने अपने एक हाथ से आस्था की साड़ी के पल्लू को हटा दिया और बड़े ही प्यार से उसके नाजुक सी कमर को सहलाने लगा, जिससे आस्था को अपनी पूरी बॉडी कांपती हुई महसूस हो रही थी। अमन आस्था को और भी डीपली किस करना चाहता था, पर आस्था ने अपने होंठ कसकर भींचे हुए थे, इसलिए अमन ने जानबूझकर आस्था की कमर को जोर से प्रेस किया, जिससे होने वाले दर्द से आस्था के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसका मुंह खुल गया। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अमन ने उसे और भी डीपली किस करना शुरू कर दिया, जिस वजह से आस्था अपनी आंखें बड़ी कर अमन को देखने लगी। वहीं अमन तो पूरी तरह से आस्था में जैसे खो जाना चाहता था। आज वाकई में वो आस्था के कहने पर रुकने वाला नहीं था, पर अब आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अमन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर कर रही थी। अमन ने आस्था के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस किया, पर इस दौरान उसने एक बार भी किस ब्रेक नहीं की थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब ना चाहते हुए भी उसने आस्था के होठों को छोड़ दिया। आस्था का सांस ना ले पाने की वजह से बुरा हाल हो रहा था। वो हैरानी से अमन को देख रही थी। वहीं अमन मुस्कुराते हुए आस्था के होठों पर लाइट किस किया और कहा, इतने में थक गई? ये तो कुछ भी नहीं था। आस्था ने हाँफते हुए कहा, आप क्या जान लोगे मेरी? हटो, मैंने कहा ना, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अमन ने वापस आस्था की नेक पर किस करते हुए कहा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अमन किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। आस्था के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल तो हो रहा था, पर वो वाकई में समझ गई थी कि अमन को अब वो नहीं रोक सकती है। उसके मुंह से भी मदहोशी भरी आहें निकल रही थी, जिसे सुनकर अमन मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसने अपने होंठ आस्था की कमर पर रखे और उसे किस और बाइट करने लगा। आस्था का फिगर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और उसकी नाजुक पतली कमर देखकर तो अमन जैसे पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। आज वो पहली बार आस्था को इस तरह से देख रहा था, या कह सकते हैं कि पहली बार वो किसी लड़की को इस तरह से देख रहा था, तो उसका बेकाबू होना लाजमी था। वहीं आस्था ने कसकर अपनी बेड शीट को पकड़ लिया था। उसे अमन का छूना बुरा नहीं लग रहा था। हाँ, शर्म से उसका हाल बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन अमन की नज़दीकी उसे भी जैसे एक सुकून पहुंचा रहे थे। तभी अमन का फ़ोन रिंग करने लगा, पर अमन का बिल्कुल मूड नहीं था इस वक्त फ़ोन पिक करने का। वो तो पूरी तरह से आज आस्था को हासिल ही कर लेना चाहता था। आस्था ने धीरे से कहा, अमन कॉल पिक कर लो, कोई ज़रूरी काम होगा। अमन ने भी अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, नहीं पिक करना, मैं नहीं चाहता कोई भी इस मोमेंट में मुझे परेशान करे। पर फ़ोन था कि रिंग किए ही जा रहा था। अमन वापस आस्था के नेक की तरफ आया और हौले से उसे किस करने लगा, पर फ़ोन की रिंग होने से अब वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। आस्था ने फिर कहा, अमन एक बार देख तो लो ना, मैं कहाँ भाग जा रही हूँ, यहीं तो हूँ। अमन ने सिर उठाकर आस्था की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अब भागने भी नहीं दूंगा। ये कहकर ना चाहते हुए अमन ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और कान पर लगाया, पर सामने की बात सुनकर अमन के चेहरे के भाव एकदम सीरियस हो गए। वह एकदम से चौंकते हुए बोला, वाकई में वो पकड़ा गया है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अमन ने आस्था की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। अमन ने आस्था की फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, सॉरी बेबी, पर अभी जाना होगा, मैं वापस आकर कंटिन्यू करता हूँ। आस्था ने कहा, ऐसा कौन सा काम आ गया है तुम्हें जो अर्जेंट जाना पड़ रहा है? अमन ने कहा, वो तुम्हें नहीं बता सकता, पर आज रात के लिए रेडी रहना और मेरा वेट करना। ये कहकर अमन ने आस्था के गालों को पिंच किया और उसके ऊपर से उठ गया। आस्था अमन के दूर होने से थोड़ी बेचैन हो रही थी, लेकिन वो अमन को कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसे वैसे भी बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपना साड़ी के पल्लू को ठीक किया और उठकर बैठ गई। अमन ने ड्रेसिंग में देखकर अपने कपड़े सही किया और मिरर से ही आस्था को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दूर जाने से तुम थोड़ा सा परेशान हो गई हो? आस्था ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, नहीं नहीं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब काम ज़रूरी है तो जाना ही होगा ना।
पर आस्था की ज़बान कुछ कह रही थी और चेहरा कुछ और, जिसे देखकर अमन के होठों पर एक शरारत भरी स्माइल आई। उसने अपने कदम आस्था की तरफ बढ़ाए और उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब करते हुए कहा, झूठ क्यों बोलती हो? जानता हूँ तुम्हारी विशेष अधूरी रह गई है, पर कहा ना आज रात को आकर कंटिन्यू करूँगा। फिर आस्था के कानों के करीब झुकते हुए कहा, और तुम्हारी सांसें और तुम्हारी सारी हर्षरतें भी पूरी करूँगा। आस्था अमन की बात सुनकर शर्माए बिना ना रह सकी और जल्दी से अमन को धकेलकर वॉशरूम में घुस गई। ये देखकर अमन हंस दिया। तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। अमन ने अपनी फ़ोन पिक करके कान पर लगाया और कहा, आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। ये कहकर अमन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और कहा, इतनी अच्छे मोमेंट का कबाड़ा कर दिया कमीनों ने। ये कहकर वो बाहर निकल गया। वहीं आस्था वॉशरूम के डोर से सट कर खड़ी हुई थी। इस वक्त उसकी सांसें तेज थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, इससे झूठ बोलना कितना मुश्किल है, ये मेरे चेहरे से ही पहचान जाते हैं। फिर शर्मा कर उसने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में ढक लिया। वहीं अमन की गाड़ी एक खंडहर जैसी नज़र आ रही फैक्ट्री के पास आकर रुकी। अमन अपनी गाड़ी से बाहर आया और अपने कदम फैक्ट्री के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वो एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी जहां आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान था। अमन अभी अंदर पहुंचा ही था तभी तरुण परेशानी से किसी को फ़ोन पर कुछ बता रहा था। अमन को देखकर तरुण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अमन की तरफ बढ़ते हुए कहा, बड़ी जल्दी आ गए तुम। अमन ने तरुण को इग्नोर करते हुए कहा, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकता था। अब क्या हवा में उड़ के आता? कहाँ है वो? तभी तरुण ने कहा, अब वो है नहीं, था, हो गया। अमन ने पलट कर हैरानी से तरुण की तरफ देखा। मतलब? तो तरुण ने कहा, उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर अमन ने कहा, व्हाट? ऐसा कैसे? और हमारे आदमी उसको क्या कर रहे थे? तरुण ने कहा, उन्होंने हमारी क्या, उसने हमारे कैद में रहकर ही सुसाइड किया है अमन, और ये काम बड़ी ही सफाई से किया है। अमन और तरुण दोनों ही बात करते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां फर्श पर ही एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। दरअसल ये वही आदमी था जिसने रणविजय पर गोली चलाई थी। अमन ने पहले ही इस आदमी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था। उस आदमी की लाश के आसपास बाकी के लोग भी खड़े हुए थे। अमन ने पूछा, क्या तुम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तो उसके आदमी ने कहा, बॉस ये काम उसने बड़ी ही सफाई से किया। हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि पॉइज़न उसने कहाँ छुपाया हुआ था। शायद इससे पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि अगर ये पकड़ में आए तो तुरंत ही सेल्स पॉइज़न में खुद को ख़त्म कर लेना है। अमन ने अपना फॉरहेड रफ करते हुए कहा, इसका मतलब इसका बॉस बहुत ही शातिर है और उसने जानबूझकर ऐसे आदमी को हायर किया है जिसे मरने का डर ना हो। तरुण ने कहा, मुझे भी यही लगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि जिसने हमला किया था वो तो मर चुका। अब कैसे पता चलेगा कि ये हमला करवाया किसने? अमन ने कहा, भले ही वो कितना भी शातिर हो पर हमसे कब तक बचेगा, कभी ना कोई गलती तो करेगा ना, तो बस तभी पकड़ लेंगे। चलो। और फिर अपने आदमियों से कहा, इसे ठिकाने लगा दो। ये कहकर अमन तरुण के साथ वहां से बाहर निकल गया। अमन गाड़ी से टिककर खड़ा हुआ और अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, इसके बारे में कुछ मत बताना, तुम जानते हो ना उसे? तरुण ने कहा, जानता हूँ, और अब तक 3 बार रणविजय भाई का फ़ोन आ चुका है यही पूछने के लिए कि वो आदमी पकड़ा गया कि नहीं। मैंने फ़िलहाल उन्हें कह दिया है कि अभी तक नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि अगर मैं ये कह देता कि वो हमारी गिरफ्त में है तो वो पक्का यहाँ आ जाते। अमन ने कहा, चलो बाद में, अभी फ़िलहाल रणविजय को इस बारे में तो बताना ही होगा। हम डायरेक्ट उसी से ही बात कर लेंगे। फिर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। तभी तरुण, जो गौर से अमन की तरफ देख रहा था, उसने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुकना। अमन ने कहा, क्या हुआ? तरुण ने अमन का कॉलर हल्का सा नीचे करते हुए कहा, ये किस बिल्ली ने पंजा मारा है तुम्हें? अमन तरुण की बात समझ गया था, इसलिए जल्दी से अपना कॉलर सही करते हुए कहा, किस बिल्ली से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या बोल रहे हो कि मैं शादीशुदा हूँ? तरुण ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब मेरी फ़ोन कॉल ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है। अमन ने कहा, हालत तुम्हारा क्या मतलब है? और शादीशुदा हूँ तो तुमसे पूछ कर थोड़ी ना अपनी बीवी के करीब जाऊँगा। तरुण ने कहा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी भी नई शादी हुई है, अब ऐसे निशान तो रोज़ देखने को मिलेंगे ही ना। अमन ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, तू अपनी बकवास बंद कर और अपना काम देख, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अमन ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया ही था कि तरुण ने वापस डोर बंद करते हुए कहा, तू फिलहाल घर नहीं जा रहा है, तुम मेरे साथ चल। अमन ने कहा, अब क्या काम है? तो तरुण ने कहा, भूल गया, वो जापान वाले प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना था। अब मुझे पता है
रणविजय भाई 2 दिन तक ऑफिस नहीं आने वाले हैं, तो वो काम भी हमें ही संभालना होगा। अमन ने परेशान होते हुए कहा। तुझे सारे काम आज ही याद आने थे क्या? दरअसल अमन को आज काम करने का मन नहीं था, पर वो तरुण से क्या कहता। उसे पता था वो जरा सा कुछ कहेगा, तरुण उतनी ही ज़्यादा उसकी बातों का मज़ा लेगा, इसलिए अब ना चाहते हुए भी उसने तरुण के साथ जाना ही पड़ा। वहीं श्री पूरा दिन खोई खोई थी। दरअसल उसके फ़ोन पर एक के बाद एक कई सारे मैसेजेस आए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो अपनी बालकनी में रेलिंग के पास हाथ बांधे खड़ी को सोच रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और फिर अपनी नेक के पास रणविजय की गर्म सांसों का एहसास होते ही श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मुस्कुराते हुए रणविजय की तरफ पलटी और कहा, तुम उठ गए? रणविजय ने कहा, पर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और क्या सोच रही हो? श्री ने नज़र चुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं, वो मैं थोड़ा परेशान थी, ये सोचकर कि तुम पर किसने हमला करवाया होगा। रणविजय ने श्री को अपने करीब करते हुए कहा, वो सब छोड़ो श्री, हमारे आदमी उसे ढूंढ ही लेंगे। वैसे एक बात बताओ कि तुम इसी वजह से परेशान हो या फिर कुछ और बात है? श्री ने कहा, नहीं और कोई बात, और क्या बात होगी? और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं शिवी को देख कर आती हूँ। ये कहकर श्री रणविजय के सवालों से बचने के लिए वहाँ से चली गई। रणविजय को फिर भी श्री की बातों से संतुष्टि नहीं मिली। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था श्री के परेशान होने की वजह कुछ और भी है। क्या? ये रणविजय को पता नहीं। शिवी श्री के रूम में आई। श्री वहाँ पर अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। श्री जाकर उसके पास ही बेड पर बैठ गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, बेबी आपको कुछ खाना है? क्या बना दूँ? शिवी ने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मा, अभी अभी चाची ने मेरे को सैंडविच खाने के लिए दिए थे ना, आप भूल गई? श्री ने कहा, वो मुझे वाकई में ध्यान नहीं रहा। बेबी चलो तुम खेलो। शिवी वापस अपने टॉयज़ के साथ खेलने में बिजी हो गई। वहीं श्री के हाथ में पड़े हुए फ़ोन की मैसेजेस रिंगटोन एक बार फिर बजी। श्री ने परेशान होकर नोटिफिकेशन चेक किया तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नज़र आने लगी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या करूं? क्या मैं जाऊं? नहीं, मेरा ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं है। वो इंसान पूरी सनकी है और अगर मैं रणविजय को बताए बिना गई तो रणविजय को बहुत गुस्सा आएगा। ये सोचकर श्री ने वही नंबर डायल किया जिसे अभय ने उसे कॉल किया था। सामने से फ़ोन पिक होते ही श्री ने कहा, क्यों बार बार मुझे मैसेज किए जा रहे हो? तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही हूँ। सामने से अभय ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी श्री, अब सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास और इस एड्रेस पर नहीं पहुँची तो कल एक बार फिर से एक और झटका खाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल होगा रणविजय पर दूसरा हमला। ये सुनकर सिर्फ झटके से बेड से खड़े होते हुए बोली, क्या क्या कह रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं रणविजय को इस बारे में बता दूंगी। तो सामने से अभय जोर से ठहाका लगाकर हंसा और बोला, बता भी दोगी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे ढूंढेगा श्री, मैं पहले वाला अभय रायचंद्र नहीं रहा। मेरी भी पावर इन कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब रणविजय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जब तक रणविजय मुझ तक पहुँचेगा तब तक मैं अपना काम कर ही दूंगा, रणविजय को इस दुनिया से और तुमसे दूर। ये सुनकर श्री के हाथ कांपने लगे। अभय ने अपना दूसरा वार करते हुए कहा, और अगर रणविजय ने मुझे मार भी दिया तो अभी कोई गम नहीं, क्योंकि मरने से पहले मैं रणविजय की जान ले लूँगा। फिर रहना तुम इस दुनिया में अकेली रणविजय के बिना, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप आधे घंटे में इस एड्रेस पर पहुँचो, दोबारा कॉल नहीं करूँगा। ये कहकर अभय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं श्री अभी भी ऐसे ही बुद्ध बने वहाँ खड़ी हुई थी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने डरी हुई नज़रों से अपने फ़ोन की तरफ देखा और धम से वहीं बेड पर ही बैठ गई। शिवी ने जब अपनी मम्मी को इतना परेशान देखा तो घुटनों के बल उसके पास बैठते हुए कहा, मम्मा क्या हुआ? आप डरी हुई क्यों हैं? श्री ने घबराई नज़रों से शिवी की तरफ देखा और कसकर हग कर लिया। वाकई में सिर्फ बुरी तरह से कांप रही थी। उसका दिमाग इस वक्त फटने को आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर कुछ सोचकर श्री ने अपने आंसू पोंछे और फिर बोली, शिवी तुम खेलो, मैं अभी आती हूँ। श्री शिवी के रूम से बाहर निकल गई। नीचे ही कादम्बरी जी निक्कू से कुछ बात कर रही थी। श्री कादम्बरी जी के पास आई और बोली, माँ मैं मंदिर जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में लौट आऊँगी। कादम्बरी जी ने कहा, मंदिर ऐसे अचानक? तो श्री ने कहा, मन थोड़ा बेचैन हो रहा है तो सोचा मंदिर हो आऊँ। आपको पता है ना रणविजय के साथ क्या हुआ है? कादम्बरी जी ने कहा, हाँ बेटा चलो कोई बात नहीं, तुम मंदिर हो आओ पर जल्दी लौट आना।
श्री ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और मेन एड्रेस से बाहर निकल गई। तभी निकू ने श्री को जाते हुए देखा और कादम्बरी से कहा, मन इतना परेशान क्यों था? कादम्बरी जी ने कहा, बेटा वो रणविजय के साथ हादसा हुआ है ना, शायद इसी वजह से परेशान है। मंदिर जाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगी। निकू ने कहा, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बात से डरी हुई है। भगवान करे कि माँ की बात ही सही हो, उनके डर का कारण कोई और दूसरा ना हो। वहीं श्री बाहर आई और गाड़ी के पास पहुंची। तभी ड्राइवर जो गाड़ी के बाहर ही खड़ा हुआ था, उसने कहा, श्री बिटिया कहाँ चलना है? तो श्री ने कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ काका, आपको साथ आने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइवर ने कहा, पर बेटा तुम अकेली जाओगी? तो श्री ने कहा, काका मैं पहले भी कई बार गई हूँ ना, और वैसे भी मुझे ड्राइव करना आता है, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया। ड्राइवर ने अब उसके हाथ में गाड़ी की चाबी रख दी तो श्री जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट लगाए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ड्राइवर ने कहा, अगर सर को पता चला तो वो कहीं गुस्सा ना करें कि मैंने श्री बिटिया को अकेले जाने दिया। कुछ देर बाद श्री ड्राइव करते हुए एक सुनसान जगह जाकर अपनी गाड़ी रोका। ये जगह शहर से थोड़ी दूरी पर था। श्री काफ़ी देर तक गाड़ी में ही बैठी रही और आसपास देखने लगी, पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। श्री ने गाड़ी में बैठे हुए ही अभय के आने का इंतजार करना सही समझा। कुछ देर बाद एक और गाड़ी वहां आकर रुकी। ये गाड़ी अभय की थी और श्री के बगल में ही आकर वो खड़ी हो गई और रुक गई। अभय अपनी गाड़ी का विंडो ग्लास नीचे किया तो श्री ने भी अपनी साइड का विंडो ग्लास नीचे किया और अभय की तरफ देखा। अभय ने मुस्कुराते हुए श्री की तरफ देखा और उसे बाहर निकलने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी श्री ने अपनी साइड का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर आ गई। अभय भी अब श्री के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या बात है श्री, इतना प्यार करती हो अपने पति से कि उसके लिए मुझ जैसे कमीने इंसान से मिलने भी आ गई। जानती हो ना, तुम्हारा इस तरह से अकेले आना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। श्री एक कदम पीछे हटते हुए बोली, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? वो बात बोलो, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। अभय श्री के करीब आते हुए बोला, चलो मुद्दे पर आता हूँ, तो अब सुनो। अभय ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर श्री कुछ पल के लिए तो हैरान हो गई, फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अभय पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया अभय रायचंद? मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर ये कभी नहीं करूंगी। अभय अपनी कमीनीपन वाली हंसी के साथ कहा, करना तो तुम्हें पड़ेगा श्री, वरना तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। पर हाँ, अगली बार मैं अपने आदमी को बोलूँगा गोली उसकी बाह पर नहीं, सीधा सीने में चलाए, ताकि मेरे रास्ते का कांटा दूर हो जाए। फिर तो तुम वैसे भी मेरी ही बन जाओगी। श्री को इतना गुस्सा आया कि उसने अभय को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन अभय ने उसका हाथ हवा में ही रोकते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर अभय ने झटके से श्री का हाथ मोड़ा, जिससे श्री की बैक अभय की सीने से लग गई और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। अभय उसके कानों के करीब झुकते हुए बोला, नो बेबी, इतनी भी हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जानती हो ना, तुम ये सुनसान जगह पर मेरे साथ अकेली हो। श्री ने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो अभय, और तुम जो चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। अभय ने बड़ी ही सटेक्टिव तरीके से अपनी उंगली श्री की नेक पर फिराते हुए कहा, होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो विलेन हूँ ना, और विलेन तो कुछ भी कर सकता है। फिर झटके से श्री को अपने सामने करते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मेरे पास आओ, रणविजय को छोड़कर। श्री की आंखें इस समय गुस्से से लाल थीं। उसे अपने हाथ में हो रहे दर्द से ज़्यादा अभय का नज़दीक आना गुस्सा दिला रहा था। उसने उसे घूर कर देखते हुए कहा, पछताओगे क्योंकि श्री पछताओगे क्योंकि रणविजय वो आग है अभय रायचंद, जो तुम्हें तुम्हारी लंका जलाकर राख कर देगी। ये सुनकर अभय पहले तो बिना किसी भाव के श्री को देखता रहा, फिर एकदम से जोर से हंसते हुए बोला, ओह रियली श्री, तुम धमकियां देना कब से सीख गई? वैसे मैं देख रहा हूँ तुम वो मासूम सी, इनोसेंट सी, सीधी सादी श्री नहीं रही, तुम वाकई में एक आग बन चुकी हो, और मुझे आग से खेलना बहुत पसंद है। ये कहते हुए अभय जैसे ही श्री के चेहरे की तरफ झुका, श्री ने नफरत भरी नज़रों से दूसरी तरफ फेरी और कहा, मेरे करीब आने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी अभय को अपने पेट के पास किसी चुभती हुई चीज़ का एहसास हुआ। अभय ने सर झुकाकर देखा तो श्री के हाथ में एक छोटा सा चाकू था, जो उसने अभय के पेट के पास पॉइंट किया हुआ था। इसे देखकर अभय ने झटके से श्री का हाथ छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए झूठा डर दिखाते हुए कहा,
श्री, तुम तो बड़ी डेंजरस निकली। श्री ने अब नफरत से कहा, यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है वह राजन, इससे मैं तुम्हारे सीने के आर पार भी कर सकती हूँ। यकीन मानो, ऐसा करने में मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। अभय ने कहा, पर कोई फ़ायदा नहीं ना, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो वहाँ तुम्हारा रणविजय भी दुनिया से रुखसत हो जाएगा, फिर तुम किसके सहारे रहोगी? बोलो। चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन जल्द ही मिलेंगे। और हाँ, जो कहा है वो करना होगा, वरना वक्त पर तुम्हें डेमो दिखाता रहूँगा। ये कहकर अभय ने अपनी एक आई ब्लिंक की और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहाँ से निकल गया। वहीं श्री, जो अभी गुस्से से अभय को जाती हुई देख रही थी, उसके चेहरे पर दोबारा डर नजर आने लगा। वो सहारा लेने के लिए अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ी हो गई और घबराई हुई आवाज़ में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं रणविजय को भी नहीं बता सकती और इसकी बात भी नहीं मान सकती। नहीं श्री, घबराना मत, तुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है तूने। अब अपनी ज़िंदगी की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगने दे सकती, और इस अभय राजचंद को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर श्री ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और जल्दी से अपने शायद का डोर ओपन कर अंदर बैठ गई और डैशबोर्ड पर खड़े होते हुए फ़ोन को उठाकर देखा तो ये रणविजय की कॉल था। श्री ने पहले पानी की बोतल से 2 घूंट पानी पिया और खुद को रिलैक्स किया और फिर मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव किया और कान पर लगाते हुए ही कहा, हेलो रणविजय, बोलो क्या हुआ? तो सामने से रणविजय ने कहा, तुम कहाँ हो श्री? और मुझे पता चला है तुम अकेली गाड़ी लेकर गई हो, ड्राइवर को साथ में क्यों नहीं लेकर गई? श्री ने बहाना करते हुए कहा, मैं मंदिर आई थी और वैसे भी मेरा खुद मन था गाड़ी ड्राइव करने का, इसलिए। रणविजय ने कहा, तुम वापस कब लौट रही हो? तो श्री ने कहा, बस मैं घर के लिए ही निकल रही हूँ, जल्द पहुँच जाऊँगी। रणविजय ने कहा, हाँ जल्द से जल्द पहुँचो। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही गहरी सांस ली। फिर रणविजय से झूठ बोलना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फिर फ़ोन को फ्रंट सीट पर रखा और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गई। तरुण रात को जब अपने रूम में आया, उस पल निको सोफे पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तरुण ने अपना ब्लेजर उतारते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या सोच रही हो? पर निको ने तरुण की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, जैसे उसे पता ही ना लगा हो कि तरुण रूम में आ चुका है। तरुण ने जब उसे इतनी गहरी सोच में देखा तो उसके पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों अपने छोटे से दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर दे रही हो? निको ने तरुण की तरफ देखा और पूछा, तुम कब आए? तो तरुण ने कहा, ऐसा भी क्या सोच रही हो कि मेरे आने का पता ही नहीं चला तुम्हें? निको ने तरुण से कहा, मैं वो दीदी के बारे में सोच रही थी। तरुण ने कहा, श्री के बारे में? क्या हुआ श्री को? तो निको ने उसे बता दिया कि आज उसे श्री के फेस से लग रहा था जैसे वो किसी बात से डर रही हैं। ये सुनकर तरुण ने कहा, हो सकता है भाई के ऊपर जो हमला हुआ इस वजह से वो परेशान हो। तो निको ने कहा, नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो, उस बात के लिए वो परेशान हो सकती हैं, पर पता नहीं क्यों मैंने एक डर सा देखा है, जैसे वो किसी चीज़ से डर रही हैं। तरुण ने कहा, क्या वाकई में ऐसा है? मुझे श्री से बात करनी होगी। निको ने कहा, मैंने भी उनसे बात की थी पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तरुण ने कहा, मुझे बताएगी, मैं उसका दोस्त हूँ, मुझसे वो कभी कुछ नहीं छुपाती। तो निको ने कहा, फिर कल बात करना, अभी तो वो लोग सो गए होंगे ना। तो तरुण, जो श्री से बात करने के लिए खड़ा हुआ ही था, ये सोचकर वो रुका और पलटकर निको से कहा, ये बात तो तुम सही कह रही हो, मैं कल सुबह उठते ही पहले यही काम करूँगा, क्योंकि अगर मेरी दोस्त किसी चीज़ से डर रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसके डर को दूर करना। निको ने मुस्कुराते हुए तरुण से कहा, तुम्हारी दोस्त बहुत पुरानी है ना? तुम्हें पता है, जब रणविजय भाई और श्री के बीच में कुछ भी सही नहीं था तब हम दोनों पक्के फ्रेंड बने थे। तरुण ने अपने पास करते हुए कहा, पर तुम तो मेरी बीवी हो ना, वैसे तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाती हो? निको ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता अगर दोस्तों के जैसा भी हो तब बात कहना थोड़ा आसान हो जाता है, वरना पति का काम तो हमेशा रोक लगाना ही होता है। तरुण निको की बात पर कुछ सोच में पड़ गया। ये कहकर निको खड़ी हुई और जैसे ही वहाँ से जाने लगी, तरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे निको सीधा तरुण की गोद में जा गिरी। उसने तरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा, क्या हुआ? तो तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हुआ कुछ नहीं, पर होने वाला है। निको ने कहा, क्या? तो तरुण ने कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सुनकर निको ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल बनूंगी। तो तरुण ने कहा, ठीक है, आज से हम पति पत्नी तो है,
पर दोस्त भी हैं। तुम्हें मुझसे कोई भी बात कहनी हो तो खुलकर बेझिझक बोला करो। कभी भी मुझसे कोई बात कहने में अनकंफर्टेबल मत होना। निक्कू ने खुश होते हुए तरुण को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू। तुम्हें पता है मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, बचपन से ही नहीं था, और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास भी एक दोस्त होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही थी। तरुण ने निक्कू के बालों को हाथ से पीछे करते हुए और फेरते हुए कहा, मेरी तो बहुत सारी रही हैं, हाँ, पर अच्छी वाली दोस्त तो एक ही थी, श्री, और अब तुम। लेकिन याद रखना, मैं अपने दोस्तों को परेशान बहुत करता हूँ। निक्कू ने तरुण के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, परेशान करते हो? कैसे? तो तरुण ने कहा, वो तो तुम श्री से पूछ लेना। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे श्री से बात करनी है। निक्कू ने खड़े होते हुए कहा, तुम बात ज़रूर करो और फिर मुझे भी बताना कि क्या हुआ है, वरना मुझे भी उसकी चिंता लगी रहेगी। तरुण ने कहा, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर तरुण रूम से बाहर निकल गया। तरुण अभी हॉल में आया ही था कि उसकी नज़र श्री पर गई, जो शायद पानी की बोतल लिए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तरुण ने उसे आवाज़ देकर रोकते हुए कहा, श्री रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्री ने पलटकर तरुण की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और कहा, बात करनी है? इस वक्त क्या बात करनी है तरुण? तरुण श्री के सामने आकर खड़ा हो गया और गौर से श्री के चेहरे को देखते हुए बोला, कुछ परेशानी है क्या? श्री ने कहा, कौन सी परेशानी, और तुम ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? तरुण ने कहा, अरे यार, तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम परेशान हो। तो श्री ने कहा, हाँ, वो रणविजय की वजह से उनके साथ जो हुआ, वो बस वही बात मुझे परेशान कर रही है। तरुण ने कहा, श्री वाकई में बात यही है या कुछ और? तो श्री ने कहा, नहीं तरुण, बात यही है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। तो तरुण ने श्री का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। श्री ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? ये कहकर श्री ने वहीं डाइनिंग टेबल पर पानी की बोतल रखी तो तरुण ने पलटकर श्री की तरफ देखा और कहा, अपनी दोस्त से बात करने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी दोस्त ज़रूर कुछ छुपा रही है। श्री ने भी अब कुछ नहीं कहा और वो भी तरुण के साथ साथ चली गई। कुछ देर बाद श्री और तरुण दोनों ही गार्डन एरिया में एक बेंच पर बैठे हुए थे। तरुण काफ़ी देर से श्री की तरफ देख रहा था, वहीं श्री जैसे तरुण से अपने चेहरे, आंखों के एक्सप्रेशन छुपाने के लिए नजरें चुरा रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद श्री ने कहा, अब बोलो ना, क्या बात करनी थी? क्या तुम मुझे यहाँ देखने के लिए लाए हो? अगर ऐसे देखना था ना तो अपनी बीवी को ले आते। तरुण ने हंसते हुए कहा, उसे तो मैं रोज़ देखता हूँ, पर आज अपनी दोस्त को देख रहा हूँ जो मुझसे कुछ छुपा रही है। श्री ने खड़े होते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें बता दिया है, फिर भी तुम बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हो। तरुण ने वापस श्री का हाथ पकड़कर उसे बेंच पर बिठाते हुए कहा, श्री, मेरे सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो और मुझे बताओ चल क्या रहा है। श्री ने कहा, कुछ भी नहीं तरुण, मैंने कहा ना कि रणविजय की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो तरुण ने फिर एक स्माइल के साथ कहा, श्री, परेशान होने में और कोई बात छुपाने में फेस के एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं, और अभी तुम्हारे चेहरे पर मुझे एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब तुम मुझे सीधे सीधे बताओगी या फिर मैं तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहीं ख़त्म कर दूँ? तरुण की बात सुनकर श्री ने हैरानी से उसे देखा तो तरुण ने कहा, वाकई में मैं ऐसा कर सकता हूँ? जहाँ तुम अपने दोस्त पर भरोसा नहीं कर पा रही हो कि उसे अपनी परेशानी बता सको, तो फिर वो दोस्ती का मतलब ही क्या हुआ? मैंने हर जगह तुम्हारा हमेशा साथ दिया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और इस दोस्ती को ज़िंदगी भर निभाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर इतना सा भरोसा भी नहीं कर पा रही हो कि मुझे बता सको आखिर हुआ क्या है। तरुण की बात सुनकर श्री की आंखों में नमी आ गई और वो सर झुकाए रोने लगी। ये देखकर तरुण ने घबराते हुए कहा, यार क्या हुआ? अरे नहीं तोड़ रहा तुमसे दोस्ती, पर ऐसे रो मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहा था। श्री ने सिसकते हुए तरुण की तरफ देखा और कहा, तरुण वाकई में कुछ ठीक नहीं है। तरुण ने कहा, क्या ठीक नहीं है, मुझे बताओ। श्री, ऐसे अकेले अकेले अब खुद में परेशान मत रहो। श्री ने अब धीरे धीरे कर तरुण को सब कुछ बता दिया, क्योंकि श्री जानती थी कि वो अकेले कभी भी अभय राजचंद का सामना नहीं कर पाएगी, और तरुण ने हर मोड़ पर हर जगह श्री का साथ दिया था, वो भी उस वक्त जब कोई भी उसके साथ नहीं था। वहीं श्री की बात सुनकर तरुण की आंखों में गुस्सा भर आया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? उस अभय राजन की इतनी औकात हो गई कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? और श्री, तुम ये बात हम सबसे कैसे छुपा सकती हो? फिर श्री की बाह पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, और तुम अकेले उससे मिलने चली गई? तुम जानती हो ना वो कैसा है, कैसे बचाती खुद को? श्री ने आज पहली बार तरुण को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा था, इसलिए वो भी थोड़ा सा सहम गई। पहले ही वो बहुत परेशान थी और तरुण के गुस्से को देखकर अब उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।
तो दोस्तों अब आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।